होगा। तो मेरे ख्याल से कल तक जो है पूरी जो कैबिनेट है उसका डिसीजन ले दिया जाएगा, क्योंकि इस सरकार को बीजेपी का भी समर्थन मिला है और इस सरकार को निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला है। तो हो सकता है कि कैबिनेट में सबको कुछ ना कुछ जो है पद मिलेंगे। रमा, बिल्कुल, आकांक्षा बेहद मजबूत गठबंधन इसे बताया जा रहा है, विशेषकर जन स्वीकार्यता और लोगों की आकांक्षाओं को देखते हुए आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम तेजस्विनी में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो किसी मकसद के साथ जीवन जीते हैं, और मकसद भी ऐसा जो घर परिवार तक ही सीमित ना रहे, बल्कि उससे बहुत आगे मानवता की भलाई तक उसका विस्तार हो सके। हमारी आज की तेजस्विनी ऐसी ही एक महिला वैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चों के डायरिया से होने वाली मौत को देखा और उसके बाद रोटा वायरस को बनाने में अहम योगदान भी दिया। 3 दशक तक आप ऐसी ही बीमारियों से उनके हल निकालने की समस्या के समाधान में जुटी रही हैं, और आपके अनुसंधान के बल पर ही रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने आपको फेलो के तौर पर 2019 साल के लिए चुना है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है ये, क्योंकि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में न्यूटन, आइंस्टाइन, फैराडे जैसे साइंटिस्ट हैं जिनको फेलो के तौर पर अभी तक चयनित किया जाता रहा है। आप हैं ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गगनदीप कांग। विज्ञान में अनंत संभावनाएं हैं जो मानवता के सामने मौजूद समस्याओं के समाधान के लिए जरिए उपलब्ध कराती हैं। लेकिन इन संभावनाओं को तलाशने के लिए संयम, हिम्मत और परिश्रम चाहिए, जो दिखाया फरीदाबाद के ट्रांसलेशन हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गगनदीप कांग ने, जो पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्हें अपने 360 साल के इतिहास में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने फेलो चुना है। न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक इस सोसाइटी के फेलो रह चुके हैं। डॉक्टर कांग ने भारत के अलावा यूके, अमेरिका में भी पढ़ाई की, 3 दशक तक डायरियल बीमारियों पर शोध किया और रोटा वैक्सीन बनाने में भी आपका अहम योगदान रहा है, जिससे हर साल भारत में 1 लाख से ज्यादा बच्चे मरते रहे हैं। अनुसंधान को व्यापक फील्ड स्टडी से जोड़ने का श्रेय भी डॉक्टर कांग को जाता है, जो अब कॉलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारियों पर शोध कर रही हैं। डॉक्टर कांग के 300 पेपर प्रतिष्ठित जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। आपको कई सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें विमेन बायोसाइंटिस्ट ऑफ द ईयर, इन्फोसिस प्राइज इन लाइफ साइंसेज समेत लंबी फहरिस्त शामिल है। भारत के बच्चों के लिए रोटा वायरस की वैक्सीन बनाने वाली डॉक्टर गगनदीप कांग ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं बात डॉक्टर गगनदीप कांग से। डॉक्टर कांग, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। थैंक यू। डॉक्टर कांग, आपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अपने रिसर्च के आधार पर आपने बहुत सारी ऐसी बीमारियों का हल ढूंढने में आप लगी हुई हैं जिनके बारे में अभी तक हम उन्हें अपनी किस्मत मानकर या ये मानकर चलते थे कि ये ऐसा ही चलेगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में फेलो के तौर पर चुने जाने के आपके लिए क्या मायने हैं? एक वैज्ञानिक के तौर पर आपके जीवन को कैसे बदल सकती है ये फेलोशिप? ये फेलोशिप मेरे जीवन को नहीं बदलेगी, पर ये जो रिकग्निशन हमें दिया गया है, ये मैं समझती हूँ कि ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम सोचते हैं रिसर्च के बारे में और क्लिनिकल रिसर्च के बारे में, मतलब कि हम पेशेंट्स पे काम करते हैं, कम्युनिटी में जाके लोगों के साथ रिसर्च करते हैं, तो जब हम इस रिसर्च के बारे में सुनते हैं मीडिया में, तो सभी लोग कहते हैं कि
हमारे लोग गिनी पिग बन गए हैं। जो रिसर्च हो रहा है ये ठीक नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि कंपनीज बहुत पैसा कमाएं। कभी लोग ये नहीं सोचते हैं कि भारतीय रिसर्चर जो काम कर रहे हैं हमारे अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, उनकी सेहत को सुधारने के लिए कर रहे हैं। और जब रॉयल सोसाइटी ने ये रिकग्निशन मुझे और मेरी टीम को दी तो ये भारत की रिकग्निशन है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यहाँ दर्शकों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप भारत की ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में फेलोशिप मिली है और 360 साल का इतिहास है इस सोसाइटी का। लेकिन हैरानी नहीं होती कि इतने सालों में कोई भारतीय महिला वैज्ञानिक नहीं इसकी फेलो बन पाई। इतने सालों का इंतजार क्यों? क्योंकि आप अगर विज्ञान के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर आप हमारे इंस्टीट्यूट्स में देखिए तो ज़्यादा महिलाओं मिलती नहीं हैं। आप देखिए इसरो में आजकल हमने देखा हुआ है कि बहुत सारी लेडी साइंटिस्ट्स हैं। मेडिसिन में आप देखें तो डॉक्टर्स बहुत दिखती हैं, पर दूसरी फील्ड्स में अगर आप देखें तो ज़्यादातर सीनियर लेवल पे महिलाएं नहीं दिखती हैं। तो अगर आपको अपनी फील्ड में एडवांस करना है, यू हैव टू बिकम अ सीनियर लीडर, और लीडरशिप हमें दी नहीं जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी वजह से आज जब आप हमारी मेहमान बनी हैं तो हमें उम्मीद है कि आपकी बात सुनकर, आपकी जीवन गाथा सुनकर बहुत सारी ऐसी भारतीय महिलाएं होंगी जो प्रेरित होंगे कि हाँ नहीं, बाधाओं को पार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपके रास्ते में भी बाधाएं तो बहुत आई होंगी डॉक्टर कांग। कैसे रोटा वायरस वैक्सीन बनाई और कैसे रिसर्च को आगे बढ़ाया? अगर आप देखें मेरी ट्रेनिंग क्या हुई थी, मैंने मेडिसिन MBBS किया था और वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में किया था, और मैंने MD और PhD वहीं से की थी। MBBS और MD करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये तो आप एग्ज़ाम लिखेंगे, अगर आप इसमें सफल हुए तो आपको एडमिशन मिल जाती है। पर जब आप फैकल्टी मेंबर बन जाते हैं तब आपको देखना पड़ता है कि आपके डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, आपको कौन कह रहा है क्या काम करना चाहिए। तो जब मैंने कहा कि मैं डायरिया पे काम करूंगी, क्योंकि डायरिया बहुत ही बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, तो मेरे सुपरवाइज़र ने कहा डायरिया इज़ डेड, there is no reason for anybody to work on diarrhea anymore, we have solved the problem. नहीं, लेकिन ये तो बात 1990-2000 के दशक की रही होगी जब रोटा वायरस से ही लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख बच्चे हमारे देश के मर जाते थे। उस वक्त लोग वायरस के लिए चेक नहीं करते थे। सभी लोग समझते थे कि डायरिया होता है क्योंकि बैक्टीरिया है, और अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स देंगे और डायरिया ठीक हो जाएगा। पर वायरसेस पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, और लोगों ने ये टेस्ट था नहीं तो लोगों को पता भी नहीं था कि रोटा वायरस कितना बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देखें, अब हम जानते हैं कि अगर बच्चे अस्पताल में एडमिट होते हैं डायरिया के वजह से, तो 40% रोटा वायरस कारण है, पर उस वक़्त लोगों को ये नहीं पता था। तो मेरा पहला रिसर्च यही था कि सभी को दिखाना कि रोटा वायरस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपके सुपरवाइजर ने तो पहले ही आपको रोक दिया, फिर कैसे आगे बढ़ी? जब आप कहते हैं कि मुझे इस चीज़ पे काम करना है, मैं ये काम कर लूँगी पर मुझे ये भी करना है। अच्छा। तो उन्होंने उस वक़्त कहा कि अगर आप अपने पैसे लाते हैं, अपने आप काम करते हैं, मेरे टाइम पे काम नहीं करते हैं, तब कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च की जैसे हम बात करें तो आजकल हम देख रहे हैं जैसे केंद्र सरकार भी रिसर्च को बहुत प्रोत्साहित कर रही है। PhD के लिए भी फेलोशिप, प्रधानमंत्री की ओर से भी फेलोशिप योजना लाई जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, इससे वो बाधाएं पार हो पाएंगी जो आपने सही या आपने जिन मुश्किलों को देखा? नहीं, इस गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो रिसर्च की रिकग्निशन अब ज़्यादा हो रही है और फेलोशिप्स ज़्यादा दी जा रही हैं। पर भारत में ऐसा होता है कि जब आप रिसर्च के बारे में सोचें, और जैसे कि जो रिसर्च मैं करती हूँ ये
पब्लिक हेल्थ रिसर्च है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए रिसर्च है। और जब आप ऐसा रिसर्च करते हैं तो जिस पीएचडी के प्रोजेक्ट और 3 साल के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं ये हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं ये बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और इनके लिए बहुत टाइम लगता है। तो एक ग्रुप को काम करना पड़ता है, एक अलग साइंटिस्ट को नहीं। मतलब एक अलग से प्रोजेक्ट के तौर पे इसको हैंडल करना पड़ता है। इसको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। जो 3 साल की फेलोशिप्स होती हैं वो लेबोरेटरी के लिए ठीक रहती हैं, पर पब्लिक हेल्थ के लिए ये सूटेबल नहीं है। डॉक्टर कांग, आपने जब रोटा वायरस वैक्सीन बनी उसके बाद भी आपने काफ़ी अपना काम आगे भी बढ़ाया रखा। आप लंदन भी गई, आप यूएस भी गई, उसके बाद आप वापस भारत भी आई। जबकि आमतौर पे हम देखते हैं कि हमारे वैज्ञानिक विदेश जाते हैं तो वापस रुख नहीं करते हैं। ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको वापस देश लौट लाई? जब मैं इंग्लैंड गई और फिर यूएस गई, दोनों प्लेसेस पे मैं सफल रही, क्योंकि इंग्लैंड में मुझे रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजी की मेंबरशिप और फिर फेलोशिप मिल गई। और जब मैं यूएस में थी तो जो काम मैं कर रही थी उसके लिए मुझे NIH से ग्रांट मिला, और वो ज़्यादातर बहुत लोगों को नहीं मिलता है। तो मैंने उस वक़्त सोचा कि शायद मैं यहाँ रह जाऊँ, यहाँ पे काम तो थोड़ा इजी रहता है और जब आप अच्छा काम करते हैं तो रिकग्निशन भी मिलती है। फिर मैंने सोचा कि जो मेरी ट्रेनिंग हुई है ये पूरी भारत में हुई है, और जो काम मैंने किया है ये बच्चों की सेहत के लिए किया है, और अगर मैं यहाँ रही तो यहाँ पे हज़ारों लोग हैं ऐसे। सभी लोग जो आते हैं यही करते हैं। अगर मैं वापस जाऊं तो जो मैं करूंगी भारत में शायद 4-5 लोग ही कर सकेंगे। आपको श्रेय जाता है कि आपने फील्ड स्टडीज़ की शुरुआत की। आमतौर पर इस स्तर की, बड़े स्तर की फील्ड स्टडीज़ होती नहीं थी, तो आपको ये आइडिया भी क्या विदेश से ही आया, और आपको लगता है कि जो आपने लाइन ऑफ रिसर्च की उसके लिए ज़रूरी था? इसमें भी मुश्किल आई होगी लेकिन आपको। जब आप फील्ड स्टडीज़ करते हैं तो आपको ये शायद ये कह सकते हैं कि इट्स आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होती है रिसर्च में, मेडिसिन में, ये अस्पताल में होती है, ये लेबोरेटरी में होती है। कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि गांव में लोगों के साथ कैसे काम करते हैं, स्लम्स में जाके लोगों के साथ कैसे बात करते हैं। तो ये सब हमें सीखना पड़ा। जैसे कि रोटावायरस है, रोटावायरस के लिए ट्रीटमेंट रहती है रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, चीनी और नमक मिला के पानी में पिलाने के लिए। पर जो स्लम्स में हम काम कर रहे थे वहाँ पे ये सभी का विश्वास था कि ये कोई अम्मा लगी हुई है कहते थे। अच्छा। तो इसलिए कोई दवाई नहीं देनी चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए, खाना नहीं देना चाहिए। तो हम उस वक़्त सारे जो फेथ हीलर्स थे, सारे जो रिलीजियस लीडर्स थे उस स्लम में, उनसे जाके मिले और उनसे कहा कि आपकी जो दवाइयाँ हैं, आपकी जो रिचुअल्स हैं, आप ये कर लीजिएगा, पर इसके साथ ये भी दीजिए। और उसके बाद 3-4 बार उनसे मिले और बताया कि देखिए आपके बच्चे इस वजह से मर रहे हैं। तो उसके बाद थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, बदलाव हुआ उनके बिहेवियर में, और हमें ये सिखाया कि अगर ऐसा रिसर्च करना है तो अस्पताल में रहकर नहीं किया जा सकता है। तो जब कम्युनिटी को इससे इंटरैक्शन आपको करनी है, हमारी जो कम्युनिटी साइट है अब 1.5 लाख लोग हैं। इन लोगों से हम हर साल 2 बारी मिलते हैं, उनसे पूछते हैं आपकी फैमिली में कोई चेंज हुआ है, कोई
अस्पताल में गया है, न्यू बर्थ्स, न्यू डेथ्स, सब कुछ हम डॉक्यूमेंट करते हैं। पर ये हम आपको लिविंग लेबोरेटरी कह सकते हैं, और दुनिया में ये शायद जो फील्ड साइट्स हैं उनमें से एक सबसे बड़ी वाली यही है। डॉक्टर कांग, बचपन से आपको ऐसा माहौल मिला घर पे कि आप इस तरीके से पढ़ाई की तरफ भी आकर्षित हों और उसमें भी रिसर्च की तरफ, क्योंकि आपके पिताजी तो मैकेनिकल इंजीनियर थे और माताजी भी काम करती थी, तो आपको ये काम करना और कुछ नया करना, क्या ये जज्बा आपके माता पिता से मिला? बिल्कुल उन्हीं से मिला है। मेरे फादर, जब भी हम स्कूल बदलते थे, और मैंने 10 स्कूलों में पढ़ा हुआ है, तो हर 2 साल हमारी ट्रांसफ़र हो जाती थी और नया स्कूल ज्वाइन करना पड़ता था। और जिस स्कूल में मैं जाती थी वहाँ पे जो दूसरे बच्चों ने पढ़ा था, मैंने वो पिछले स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, तो हमें हर गर्मी की जब छुट्टियाँ मिलती थी तो उस वक़्त कैचअप करना पड़ता था। और जब साइंस के सब्जेक्ट्स आए तो मेरे फादर ने कहा कि हम घर पे लेबोरेटरी बना लेंगे। तो माइक्रोस्कोप था, फ्लास्क्स थे, फिज़िक्स की एक्सपेरिमेंट्स, लेंसेज हम खरीदते थे ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो ये सब मेरे फादर के वजह से हुआ है, और काम करना और दृढ़ता मेरी मदर से आया है। चलिए, आपसे बातचीत यहाँ आगे भी जारी रखेंगे डॉक्टर कांग, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें तेजस्विनी। सरदार ये शब्द जोड़ता है दिलों को, सोच को, रंगों को, वर्गों को और पूरे देश को। सरदार ना होते तो हम एक ना होते। तो आइए आज हम भी एक हो जाते हैं सरदार के लिए, और सारे भेदभाव पीछे छोड़कर लगाते हैं एकता की दौड़। रन फॉर यूनिटी। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी कि सरदार पटेल की जन्म जयंती के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया से देंगे सरदार पटेल को श्रद्धांजलि। और देश भर के 700 से ज्यादा जिलों से लाखों लोग जुड़ेंगे, साथ लेकर एक लक्ष्य, एक भारत श्रेष्ठ भारत। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से गृह मंत्री अमित शाह करेंगे फ्लैग ऑफ। रन फॉर यूनिटी, दौड़ेगा इंडिया लक्ष्य की ओर। एक भारत श्रेष्ठ भारत। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सरकार को ये कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से इकट्ठा किए गए डेटा से सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं, उसी के आधार पर पूरे देश में विकास के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको सरकार के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही आर्थिक गणना में दें सही जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं देश की ऐसी पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने फेलो के तौर पर उनका चुना है। आप हैं डॉक्टर गगनदीप कांग। डॉक्टर कांग, आप अपने बारे में हमसे तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए हमें कि क्या कभी ऐसा भी कोई मौका आया जब आप हताश महसूस कर रही थी? क्योंकि आमतौर पर सफलता को हम आंकते हैं कि आज आप जो हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे जाहिर है बहुत हताशा भी रही होगी, बहुत टेंशन भी रही होगी, बहुत सारे ऐसे पल रहे होंगे जब आपको भी किसी की प्रेरणा की ज़रूरत पड़ी होगी। जब मैं रोटावायरस पे काम कर रही थी, मुझे पता था कि अगर वैक्सीन की ट्रायल करनी है तो हमें लेबॉरेटरी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप वैक्सीन टेस्ट कर रहे हैं तो सैंपल्स आते हैं लैब में टेस्ट करने के लिए, और नई लेबॉरेटरी बनानी थी क्योंकि
लाइसेंचर के लिए वैक्सीन जब बनाते हैं तो कंपनी इनको टेस्ट करवाना चाहती है और हमारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनसे लाइसेंचर की ज़रूरत है। जब वो लेबॉरेटरीज़ बनानी होती हैं तो उनका स्टैंडर्ड अलग ही रहता है और मुझे जगह चाहिए थी लेबॉरेटरी बनाने के लिए और मैंने अपने लैब को देख के एक जगह ढूंढ ली थी और पर उसे एयर कंडीशनिंग वहाँ पे उसकी ज़रूरत थी। हमारा जो अस्पताल था उसमें हमारे डायरेक्टर थे और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रिडक्शन की कोशिश कर रहे थे और जब मैं डायरेक्टर के पास गई और कहा कि मुझे 1.5 टन के एयर कंडीशनर चाहिए, उन्होंने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा ये लैब बनाना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो काम हम कर रहे हैं इससे एक साल में 10,000 बच्चों की लाइव्स हम सेव कर सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ही नहीं। उस वक़्त मैंने सोचा मैं ये यहाँ पे क्यों ऐसा काम कर रही हूँ, इतनी छोटी सी बात है और इतनी बड़ी बात बना दी है हमारे डायरेक्टर ने। इनको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ। ये समझते हैं कि जब आप अस्पताल में काम करते हैं तो एक पेशेंट देख के एक पेशेंट की देखभाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर जब आप कम्युनिटी में काम करते हैं इनको लगता है कि सभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो फाइनली सॉल्यूशन तो मिल ही गई, बट that was probably the most depressing day of my life. I felt like for such a small thing. आज आपको लगता है कि कुछ माहौल बदला है? आजकल ऐसा नहीं होता है, पर मुझे ये पता भी नहीं है कि अगर जैसे कि मैं उस वक़्त एक एसोसिएट प्रोफेसर थी, तो जब आप देखते हैं तो ये तो जूनियर पोजीशन रहती है। आजकल मैं प्रोफेसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो कोई मुझे बाधा नहीं डाल सकता है। पर जो जूनियर प्रोफेशनल्स हैं उनके काम में क्या बाधा दूसरे लोग डाल रहे हैं ये मुझे तो पता नहीं है अभी, पर होगा। आपने एक जगह कहा है डॉक्टर कांग कि अगर आप एक पुरुष होती तो आपका करियर अलग तरीके से, करियर ग्राफ अलग तरीके से आगे बढ़ता। इसका क्या मतलब है? आप अगर देखें कि जब महिला और पुरुष साथ काम करते हैं कौन बढ़ता है, किसको सपोर्ट दिया जाता है। आप देखिए किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, अस्पताल के अंदर, कॉलेज के अंदर, या आप जब कमिटीज़ पे बैठती हैं, जब ग्रांट्स रिव्यू होते हैं, और रिसर्चर के लिए ग्रांट्स महत्वपूर्ण रहते हैं क्योंकि यही तो सपोर्ट मिलता है आपको काम करने के लिए। और आप अगर देखें कमिटीज़ पे कौन है, किसके ग्रांट्स आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं बहुत ही कम रहती हैं इसमें। और इनको बढ़ाना मैं सोचती हूँ कि ये शायद मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा। ज़्यादा महिला वैज्ञानिकों की तादाद या रिसर्चर्स की तादाद आगे लाना? हाँ बिल्कुल, बिकॉज महिलाएं काबिल रहती हैं, उनको अगर काम दिया जाता है तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हर वक्त एग्जीक्यूट कर सकती हैं। ज़्यादा सिंसेरिटी से करती हैं? सिंसेरिटी से करती हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो एब्सोल्युटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फुलफिल करती हैं, पर उनको मौका नहीं दिया जाता है, उनको सपोर्ट नहीं दिया जाता है, और कुछ देर के बाद उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि मैं भी ये करके दिखा सकती हूँ। अगर उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए और जो जूनियर्स हैं उनको सपोर्ट दिया जाए तो वो करके दिखाएंगी। आप खुद एक मेंटोर, आजकल कई ट्रेनर्स को ट्रेन कर रही होंगी, आपकी मेंटोर भी फीमेल रही हैं खुद। क्या फ़र्क आता है जब विज्ञान या वैज्ञानिक रिसर्चर के तौर पर महिलाएं आगे आती हैं? वो माहौल में क्या परिवर्तन आता है? रिसर्च में किस तरीके का आपको लगता है परिवर्तन लाया जाता है जब महिलाएं आगे आ जाती हैं इस क्षेत्र में? मेरी मेंटर
डॉक्टर मेरी एस्टिस थी, और जब मैंने अपना लैब शुरू किया था, मेरी पहली 3 स्टूडेंट सारी महिलाएं थीं। उनके साथ जब मैं काम करती थी, हमारी इंटरेक्शन प्रोफेशनल रहती थी, पर्सनल रहती थी, और जो सपोर्ट हम एक दोनों को देते थे वो कोई और माहौल में नहीं मिलता है। अच्छा। जब मैं देखती हूँ, मैंने कितने पीएचडी स्टूडेंट्स ट्रेन किए हैं, तो ज़्यादातर महिलाएं रही हैं। जब मैं यहाँ ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट में पहले आई, तो यहाँ पे एक ही महिला फैकल्टी पे थी, और जो वातावरण यहाँ रहा था वो बहुत ही अनकंफर्टेबल था। और आजकल हमारे पास अबाउट 1/3 महिलाएं हैं। यानी बदलाव आ रहा है, चाहे धीरे धीरे ही सही। क्या हम ये माने कि डॉक्टर गगनदीप कांग के पीछे उनके हस्बैंड द न्यूरोसर्जन, उनका बहुत बड़ा हाथ है? बिल्कुल। सो माय हस्बैंड इज़ वेरी पेशेंट। मैं अभी 3 साल हो गए हैं मैं यहाँ रही हूँ, और मेरे हस्बैंड वेलोर में हैं, तो उन्होंने कभी नहीं कहा है कि आपको नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि जो करना है करो, यू आर एज गुड एज मी, यू डू व्हाट यू लाइक, सो वी हैव बीन डूइंग दैट। लेकिन आपने जैसे रोटा वायरस पे काम किया, अब आप डायरल डिजीज पर भी काम कर रही हैं। अब आगे और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका तोड़ आप अभी ढूंढ रही हैं? यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है ये ट्यूबरक्यूलोसिस पे काम करता है, ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे काम करता है, और एक और एरिया हमने लिया हुआ है पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स। जो भारत में जब बीमारियां होती हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या बीमारी है, तो इसलिए डायग्नोस्टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। और जो डायग्नोस्टिक्स हम देख रहे हैं पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स है, मतलब कि आपको यहाँ बीमारी हुई, आप डॉक्टर के पास गए और 5 मिनट या 20 मिनट में आपको पता चल जाए कि ये बीमारी है। तो फीवर्स को हम देख रहे हैं कि फीवर का डायग्नोसिस जल्दी कैसे हो सकता है, ताकि हम बता सकें कि कौन सी ट्रीटमेंट सही रहेगी। बहुत आवश्यक हो गया, क्योंकि आजकल खास तौर पर हम देखते हैं कि फीवर हो गया है, लेकिन फीवर ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं। कौन सा है फीवर, किसका है वो सिम्टम आप पता ही नहीं कर सकते। तो आप देखिए, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, मलेरिया, और लोगों को पता नहीं चलता है, पर स्क्रब टाइफस एंड लेप्टोस्पायरोसिस, नॉर्थ इंडिया में स्क्रब टाइफस और म्यूरिन टाइफस होता है, और सदर्न इंडिया में लेप्टोस्पायरोसिस एंड स्क्रब टाइफस होता है। लोगों को पता नहीं है कि आपको कौन सी बीमारी है। अगर डेंगू और चिकनगुनिया है तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर टाइफॉइड है तो एंटीबायोटिक्स अलग है, अगर स्क्रब टाइफस है तो एंटीबायोटिक्स अलग हैं। तो डायग्नोस्टिक्स इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। आपने एंटीबायोटिक्स की बात की है डॉक्टर कांग, क्या कुछ खास बात आप हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो गया है और इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है? बिल्कुल। जब आप देखें, एंटीबायोटिक्स तब यूज़ करने चाहिए जब आप जानते हैं कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पर ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस हमें होती हैं वायरल होती हैं। अगर ज़ुकाम हो, अगर डायरिया हो, तो 40-50% होता है वायरसेस की वजह से। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस रहती हैं वो तो बहुत ही कम होती हैं। जब निमोनिया हो जाता है तो आधा निमोनिया बैक्टीरियल होता है, आधा वायरल होता है। तो पर लोग एंटीबायोटिक्स की शुरुआत बहुत ही जल्दी करते हैं। ये तो डॉक्टर्स करते हैं ना, वो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लिख के दे देता है। क्या डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है या उनको भी जानकारी दी जाती है कि भाई इन बातों का ख्याल रखो? एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप अब की जा रही है और आईसीएमआर का एक बहुत ही बड़ा प्रयास हो रहा है इसके लिए कि एंटीबायोटिक्स तब इस्तेमाल करें जब ज़रूरत है। पर
ऐसा भी होता है कि जब पेशेंट्स जाते हैं डॉक्टर के पास, तो अगर डॉक्टर आपको पैरासीटामोल ही दे दे या सेलाइन नोज ड्रॉप्स ही दे दे, आप समझते हैं कि ये डॉक्टर सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, पर यही तो सही ट्रीटमेंट है। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बीमारियों की बात, रिसर्च की बात, पढ़ाई की बात, इससे हटकर डॉक्टर कांग को क्या कुछ पसंद है? मैं पढ़ती बहुत हूँ, फिक्शन और नॉन फिक्शन, एंड मेरा इंटरेस्ट कुकिंग में है, तो आई लाइक मेकिंग थाई एंड मैक्सिकन फूड एंड वेरी ट्रेडिशनल इंडियन फूड। वैसे डॉक्टर कांग, जब भी वैज्ञानिकों से बात करती हूँ मैं, तो आमतौर पर ऐसी कुछ चीज़ें ज़रूर सामने आती हैं, लेकिन मेरे को ये क्यूरियोसिटी हमेशा होती है कि क्या कभी संगीत या डांस, इन चीज़ों की तरफ आकर्षण नहीं होता? मेरी माँ ने बहुत कोशिश की थी, मुझे क्लासिकल डांस सिखाया था, मास्टर रखा था म्यूज़िक के लिए,